बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं और नए सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 है और पेज 77 है। ठीक है। एंड पहले ही मिनट में कह रहा हूँ कि डोंट फॉरगेट टू यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो थैंक यू। जस्ट क्लिक सब्सक्राइब। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब वो जो हम जनरल और लेजर पोस्टिंग बैलेंसिंग कर रहे थे, वो सेक्शन जो है ना हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 21 से एंड ऑनवर्ड जो अब सिलसिला शुरू होगा वो ट्रायल बैलेंस बनाने का होगा, बैलेंस शीट बनाने का होगा, और दूसरे जो है ना अकाउंटिंग वर्क जो है ना, अभी तक जो हम कर रहे थे बुक कीपिंग वर्क कर रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ से जो है हमारा अकाउंटिंग वर्क जिसे कहना चाहिए, मतलब जो है ट्रायल बैलेंस के बाद जो है ना वो शुरू हो रहा है आपका। ट्रायल बैलेंस आप बना चुके हैं कई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरे पास, मैंने कहा कि टाइम क्योंकि जल्द से जल्द इसको बना लेना है, तो इसको पॉज कर करके मैं जो है किताब के अंदर जो इन्होंने सवाल के अंदर तमाम चीज़ें दी हुई हैं पर्टिकुलर जो है मैंने वो उसको बना ली हैं। अब हम डिस्कस करते चले आएंगे और चीज़ों और फिगर्स को पुट करते चले आएंगे। इम्तियाज़ एसोसिएट्स की बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, सवाल के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाने को कह रहा है 31 अगस्त की, ईयर नहीं मालूम है। और ये जनाब कहता है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द अकाउंट अरेंज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर, यानी कि ट्रायल बैलेंस जो बनानी है वो इस तरीके से बनाई है कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट अभी अभी तो नहीं बनाई है ना आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ थोड़ा सा एक मेरे ख्याल में 2-3 सवाल में बैलेंस शीट आपने बनाई है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में जो ऑर्डर होता है उसके हिसाब से जो है ना ट्रायल बैलेंस आपको बनानी है। तो वो मैंने उसको जो है ना उस ऑर्डर में जो है ये पहले से लिख दिया है, ताकि बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है कोई चीज़। 4 दफ़ा तो जो है ना मैंने उसको लिखा कि एक अकाउंट भूल गया, वो ऊपर लिखना था नीचे लिखा एक जो है ना वो। तो जब भी आप उसको इन ऑर्डर जो है ना ट्रायल बैलेंस इन ऑर्डर बनाई जाती है, रिमेंबर। तो बहुत एहतियात से जो है ना आप सवाल के अंदर पहले ही जो टिक मार्क करें कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। ठीक है, तो इस तरह से, वरना तो मैं तो मिटाता रहा और आपके पास जो है ना ये फैसिलिटी नहीं होगी। उसमें तो अगर बनाएं तो पेंसिल से अगर अब आप वर्क करेंगे तो अकाउंटिंग जो है प्रैक्टिस जो है अगर पेंसिल से होती है तो फिर आदमी क्योंकि वो मिटा लेता है, तो पेंसिल वर्क से जो है ना आप अकाउंट घर में जो है ना कीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता जो है जब आपको इतना जो है कंट्रोल हो जाए तो फिर पेन की तरफ आ जाइए, क्योंकि बहुत गंद मचेगी। राइट, अच्छा जी, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जो है बैलेंस शीट ऑर्डर होता है कि पहले जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है हम फिक्स जो एसेट्स होते हैं ये यहाँ पे जो है ये पहले जो है नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं, या कहीं कहीं जो है फिक्स एसेट्स भी लिख लेते हैं, कहीं कहीं पे जो है ना आपको लिखेगा फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो शुरू के जो आइटम होते हैं ट्रायल बैलेंस में वो फिक्स एसेट्स के आइटम होते हैं, और उन आइटम्स में भी जो है सबसे पहला जो है आइटम होता है लैंड, और उसके बाद होता है बिल्डिंग का, फिर होता है फर्नीचर का। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर का, फिर व्हीकल का होता है। इस तरह से जो है ना उसको भी वो ऐसा ऐसा आपको ऑर्डर याद होते चले जाएंगे। तो इसी वजह से इस तरह से फिर ऑफिस की जो है ना आइटम्स आते हैं। फर्नीचर नहीं था इसके अंदर, ओहो फर्नीचर था नहीं था, थैंक्स गॉड। अच्छा जी, ये होते हैं। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज, कैश इन हैंड तक, ये जो आइटम होते हैं आपके, ये कैश इन हैंड तक ये तमाम आइटम होते हैं, ये करंट, वो नॉन करंट है, ये करंट एसेट्स हैं, या इसको कहते हैं नॉन
फिक्स्ड एसेट। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, तो बस ये पता होना चाहिए आपको कि ये करंट एसेट्स हैं और वो नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब यहाँ से जो है आपकी फिर लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी जो है आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर थोड़ी सी जो है ना आगे पीछे होती है। तो मैं इसको कैपिटल को नीचे ही लिख लूँ, लाइबिलिटी को एक साथ ही लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये सही रहेगा। कैपिटल को यहाँ से हटा के प्रॉपर्टी एंड टैक्सेस पेबल, इसको पूरा ही मिटा देता हूँ मैं। प्रॉपर्टी एंड टैक्सेस पेबल, प्रॉपर्टी एंड टैक्सेस पेबल, उसके बाद है सैलरीज पेबल, सैलरीज, पहले आपने पूरी लाइबिलिटी लिख ली, उसके बाद आपके पास आया कैपिटल किसका, इम्तियाज का, ये आ गया, ठीक है। ये तमाम आपके पास ये लाइबिलिटी आ गई, ये लाइबिलिटी आ गई, और देन आपके पास आता है कैपिटल, ठीक है, ये आता है। और अगर ड्राइंग होती है तो वो कैपिटल के नीचे आती है, फिर रेवेन्यू के आइटम आते हैं और फिर एक्सपेंसेस के आइटम आते हैं। इस तरह से ट्रायल बैलेंस जो है आपकी बनाई जाती है। अब यहाँ पे ये एक ऑर्डर है, ठीक है, और इसी ऑर्डर को जो है बैलेंस शीट के अंदर फॉलो किया जाता है। अब हम जो है बिल्डिंग, जो हमने बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग डेबिट होती है, एक एसेट है 86,000 रुपये, ठीक है। एसेट जितने भी होंगे, एसेट जितने भी होंगे वो डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे, रिमेंबर। फिर उसके बाद क्या है, ऑफिस, ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर 7,900 है, 7,900 आपने लिख दिया। ऑफिस फर्नीचर एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होता है। उसके बाद है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल है 27,600 की, 27,600 की ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है। उसके बाद कौन सा है, कंप्यूटर है 12,100, 12,100, कंप्यूटर एसेट है और एसेट की वैल्यू हमेशा डेबिट होती है। ये हम लेजर के अंदर जो हमने बैलेंस निकाले थे ट्रायल बैलेंस में, वो बैलेंसेस लिख रहे हैं, रिमेंबर। वहां पे सब के ये डेबिट बैलेंस थे डेबिट बैलेंस, लेकिन लेजर को इक्वल करने के लिए हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था, समझ गए। अच्छा जी, उसके बाद ऑफिस सप्लाईज, कहाँ गया भाई, छुप गया ये तो। ऑफिस सप्लाईज 900 रुपये है, 900 रुपये के लिए इतनी मुश्किल, 900 रुपये है, डेबिट साइड होता है। ऑफिस सप्लाईज एज एन एसेट हमने लिखा है, ये करंट एसेट होता है क्योंकि इसकी वैल्यू रोजाना चेंज हो रही होती है, सही है ना। आप कुछ ना कुछ जो है ना पेन ले रहे होते हैं, पेंसिल ले रहे होते हैं, कोई कागज ले रहे होते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो उसकी वैल्यू रोजाना, और फिर खरीदारी कर रहे होते हैं तो रोजाना अप एंड डाउन हो रही होती है, तो इस वजह से ये ऑफिस सप्लाईज है। नोट्स रिसीवेबल है, फिर उसके बाद नोट्स रिसीवेबल कहाँ है, 3,800 है, 3,800 है सॉरी, और 3,800 ये आपके पास ये भी एसेट है, आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल सेम है। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर जो है जिससे आपने पैसा लेना होता है वो राइटिंग में नहीं देता है। अमूमन लोग कहते हैं राइटिंग में लिख के नहीं देता, लेकिन या तो लिख के देगा या राइटिंग में देगा, तो वो लिख के नहीं देता है आपको, वो प्रॉमिस नहीं करता है आपको, ठीक है। तो नोट्स रिसीवेबल इट्स अ प्रोमिसरी नोट, आप आगे कहीं पढ़ेंगे मेरे ख्याल में, तो वो कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे, मिसाल के तौर पर सही है, आई प्रॉमिस टू पे लिख के नहीं देता, ठीक है। और इसकी बाकायदा जो है ना ये अटेस्ट होता है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो और अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो सिंपल जो है ना, आपने चीज़ें खरीदी, आपको जो है ना उसने बिल दिया और आपने कहा कि मैं 30 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, कोई लिखत पढ़त नहीं है, ठीक है। तो वो कोई यानी कि डिलीवरी उसने नोट दे दिया, आपने गुड्स रिसीट नोट्स उसको दे दिया, बस ये एक कम्युनिकेशन होती है।
बाकी कोई प्रॉमिस वगैरह लिख के नहीं दिया जाता। तो वो ओपन जो है ना होता है आपका अकाउंट रिसीवेबल। 9,700 रुपये ये डेबिट होता है, जाहिर है, और आपने लिख दिया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है आपका 6,500 रुपये, ये डेबिट होता है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। कैश इन हैंड आपका डेबिट होता है, हाँ कहाँ चला गया, कैश इन हैंड ऊपर ही है, 42,500 रुपये। ठीक है, ये कर दिया आपने। सारे एसेट आपने लिख लिए जो भी आपको लेजर अकाउंट्स में दिए हुए थे, सारे एसेट आपने फर्स्ट लिख लिए, और ऑर्डर था नॉन करंट एसेट, और उसके बाद जब वो ख़त्म हो गए तो करंट एसेट आप कितने ऑर्डर में लिख दिया। अब आपकी लायबिलिटी आ रही है। लायबिलिटी आपकी नोट्स पेएबल है, नोट्स पेएबल कहाँ भाई, 53,000 रुपये है नोट्स पेएबल। नोट्स पता नहीं क्यों खींच दी मैंने लाइन, 53,000 रुपये ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड पे होती है, आपने क्रेडिट साइड पे लिख दी। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स पेएबल है। अकाउंट्स पेएबल 14,300 है। अकाउंट्स पेएबल 14,300 है। अकाउंट्स पेएबल भी ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है, आपने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे लिख लिया। अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल बिल्कुल सेम एज इनका लिंक है जैसे कि अकाउंट्स रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल का मैंने आपको बताया। ओके, अब क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पेएबल है आपको 14,100 रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह आपको पे करने हैं। ठीक है, लायबिलिटी है, आपने क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट साइड पे लिख लिया। सैलरीज पेएबल आपकी लायबिलिटी है, देना है। अभी तक आपने अपने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं की है 4,300 रुपये की, तो इट्स योर लायबिलिटी, ये आपने क्रेडिट साइड पे लिख ली लायबिलिटी। उसके बाद कैपिटल इम्तियाज़ का, ऑलवेज कैपिटल आपकी इंटरनल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है। इस चीज़ के को समझने के लिए आप अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने 2 पार्ट में जो है अकाउंटिंग डेफिनेशन जो है ना किस तरह से डेवलप होती है या हुई है, वो लेक्चर ज़रूर देखें, तो बिल्कुल आपको जो है ना इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगी चीज़ें, वो कभी आप जो है ना कंफ्यूज होंगे। तो कैपिटल इम्तियाज़ का कितना है, 1,24,000 रुपये, 1,24,000 रुपये। ठीक है जी, अब आपने इन दोनों साइड्स को इक्वल करना है। मैं वीडियो रोक के इसको प्लस करता हूँ। ओके जी, अब ये मैंने डेबिट के यहाँ पे तमाम टोटल किया, 86,7,927,600, 12,100, 900, 3,800, 9,700, 6,500, 42,500, इनका टोटल किया तो 197,000 रुपीज़ आया। उसके बाद मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया 53, 14,300, 1,400, 4,300, 1,24, उसको टोटल किया तो 197 आया, यानी कि डेबिट साइड बराबर है क्रेडिट साइड के। तो कोई यानी कि इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, हम जब भी जो है ना ट्रायल बैलेंस हमारा टैली होता था तो हम कहते थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू हो गई तो कंप्यूटर के अकाउंटिंग में जो है ना, जब आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम जो है तो आपको नहीं आती है कि ट्रायल बैलेंस जो है ना आउट है और आपको जो है ना वो क्या कहते हैं टैली करना है अपने जो है ना बुक कीपिंग वर्क को, यहाँ तो आप सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है जो उसने कहा है कि क्या कहा भाई, प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने को कहा है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इम्तियाज एसोसिएट बैलेंस शीट एज एट सही है 31 अगस्त जो भी साल है। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है हम एसेट लिखते हैं। ठीक है, हमेशा जो है सफ़े को, जो आपका पेज हो उसको जो है 2 हिस्सों में जो है आप इक्वल जो है डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको डबल लाइन लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने डबल लाइन, अबे डबल कम हो तो सिंगल ही हो रही है, चलो डबल लाइन जो है ना आप यहाँ लगा सकते हैं।
कि ये हिस्सा अलग है और ये हिस्सा आधा सफ़र जो है ना अलग है। यहाँ पे कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते, ठीक है। एसेट उल्टे हाथ पे लिखते हैं और राइट साइड पे लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये एक फॉर्मेट हो गया आपको। ये पहले बना चुके हैं 2-3 शायद सवालात में। एसेट के अंदर सबसे ऊपर लिखते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, यानी कि वो एसेट जो कि जिनकी वैल्यू में जिनकी कॉस्ट के अंदर तब्दीली नहीं आती है, उतार चढ़ाव नहीं होता है और आपको जो है वो बेनिफिट देते हैं बिजनेस करने में लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट जो है तकरीबन जो है 5 इयर्स जो है ना वो आपको देते हैं, ठीक है। ये नॉन करंट एसेट्स होगा आपके पास। करंट एसेट्स हैं कि जिनकी वैल्यू में तब्दीली होती रहती है, डेली या मंथली या फोर्टनाइटली, सही है, वो तब्दीली होती रहती है, अप एंड डाउन आपकी उसकी वैल्यू में होती रहती है, तो ये नॉन करंट होते हैं। जैसे कैश में तब्दीली होती रहती है रोज़ाना की बुनियाद पे, कैश जो बैंक में आपका अकाउंट में होता है उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। सप्लाईज की वैल्यू चेंज होती रहती है। अकाउंट रिसीवेबल आज सुबह कुछ और दोपहर में शाम को कुछ और हो जाता है, ठीक है, किसी से पैसा मिल गया। इसी तरीके से नोट्स रिसीवेबल ये जो है ना थोड़ा सा फिक्स होता है कि एक टाइम पे मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि वो कल मिल जाए मुझे, हो सकता है वो मुझे परसों मिल जाए, तो वैल्यू जो है तब्दील होती रहती है जी। तो इसकी वैल्यू आपने लिख देनी है। ये बिल्डिंग 86,000 है, थोड़ा सा यूं में हो जाता हूँ नज़र आता रहेगा। बिल्डिंग 86,000 है। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर 7,900 है, ऑफिस फर्नीचर 7,900 है। 27,600 है। ऑटोमोबाइल 27,600 है। 12,100 है। कंप्यूटर 12,100 है। हो गए? 4 हैं, 4 हैं। उसके बाद जो है करंट एसेट, आपने जो ट्रायल बैलेंस जो है जिस ऑर्डर में बनाया है ना, वो बैलेंस शीट ऑर्डर में बनाया है, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर फिगर लिखने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है, ठीक है, इसी वजह से। तो सप्लाईज आपकी हुई 900 रुपये, ये लिख लिया आपने। उसके बाद 3,800 जो है नोट्स रिसीवेबल है, 3,800 लिख लिया। उसके बाद 9,700 अकाउंट रिसीवेबल है, 9,700 रुपये अकाउंट रिसीवेबल है। उसके बाद 6,500 कैश एट बैंक है, 6,500 कैश एट बैंक है। और उसके बाद 42,500 कैश इन हैंड है, 42,500 आपने लिख लिया कैश है, ठीक है। और ये इस तरह से ये हो जाता है और ये टोटल हो गया। अच्छा जी, टोटल अभी करते हैं। उसके बाद लायबिलिटीज आपने लिख ली। लायबिलिटीज ये शुरू होती हैं, ऑर्डर वही रखा हुआ है आपने, कोई मसला नहीं है। 53,000 ये नोट्स पेबल में 53,000 रुपये हैं, ठीक है। उसके बाद 14,300 अकाउंट रिसीवेबल है, 14,300। उसके बाद 1,400 रुपये प्रॉपर्टी है, टैक्सेस वगैरह पेबल हैं, 1,400 ये हो गए। और उसके बाद 4,300 सैलरीज पेबल है, 4,300 ये हो गया, ठीक है जी। और कैपिटल उसके बाद आता है 1,24,000। इसको जो है मैं कैपिटल को थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल, यहाँ पे लिखा मैंने, और कैपिटल इम्तियाज, ठीक है। कैपिटल की भी मैंने हेडिंग लिख दी, क्योंकि कैपिटल की हेडिंग में जो है ना अभी अगले सवालात में हो सकता है कि ड्राइंग आए, तो ड्राइंग यहाँ पे लिख के इसमें माइनस होती है। अच्छा जी, तो लायबिलिटी का टोटल कितना हो गया, यहाँ पे आपने टोटल कर दिया लायबिलिटी का। और कैपिटल का बैलेंस कितना है, वो कोई प्लस माइनस नहीं है, तो 1,24,000 ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बैलेंस शीट का आइटम्स बनने होते हैं।
आप चाहें तो नॉन करंट एसेट में को भी यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। सही है कि नॉन करंट एसेट कितने थे, ये यहाँ पे एक सिंगल आ गई रो, और उसके बाद करंट एसेट्स की कितने थे, ये यहाँ पे आपने वो कर दिया। ठीक है, ये ये आपने कर दिया, राइट। और आपने नीचे इसको डबल लाइन कर दिया, तो टोटल जो है नॉन करंट का यहाँ पे आ गया, टोटल करंट का यहाँ पे आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया टोटल एसेट। ठीक है, ये टोटल करंट एसेट, टोटल करंट एसेट हो गए। और ये यार इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, टोटल नॉन करंट करंट एसेट, ये होगा। ठीक है, ये एक लाइन अगर मैं छेड़ूंगा ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये आपके पास ये आ गया। ओके, ये टोटल करके बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं बना देता हूँ ताकि आप बच्चों को जो है ना वो आसानी रहे। और ये चीज़ जो है यहाँ पे आ गई और ये आके इधर आ गई। बाद में जो है ना इन दोनों को भी अलग अलग जो हमें टोटल करना पड़ेगा, तो वो देख लेंगे। अच्छा, अब मैं ये वीडियो रोक के इसका टोटल करता हूँ ताकि टाइम मेरा बचे। ओके, ठीक है। अब जो है उसको रोक के मैंने टोटल किया था नॉन करंट एसेट्स का। टोटल जब किया 86,7,900, 27,600 और 12,100, तो टोटल नॉन करंट एसेट हो गया 1,33,600 रुपये। उसके बाद करंट एसेट्स की जो है ना जो लिखी हुई थी उसको प्लस किया, 900, 3,800, 9,700, 6,500 और 42,500 को जब टोटल किया तो 63,400 रुपये आया। 63,400 और करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स के टोटल को हमने प्लस किया, 1,33,600 और 63,400 को प्लस करने के बाद जब किया तो 1,97,000 आ गया, जो कि ट्रायल बैलेंस से मिल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद लायबिलिटी का हमने टोटल किया, 73,000 रुपये आया। ठीक है, उस और कैपिटल के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं है, वैसे ही हमने फिगर लिख दी। 73,000 प्लस 1,24,000 ऐड किया तो 197 हमारे पास आ गया। तो बैलेंस शीट आपकी जो है टैली है कि एसेट बराबर हो गए लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। सही है, जो कि आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं होता। ठीक है, हो भी नहीं सकता, जाहिर है जितने रिसोर्सेज हैं इक्वल टू सोर्स, वो आगे पीछे तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका एक तरीक़ेकार है, और होप कि ये समझ में आ गया होगा, राइट। और अब हम इस लेक्चर को रोक के अगला जो है ना सवाल की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये हम इसको रिज्यूम करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 22 को पेज 78 के ऊपर है, और इसके ये है रिकॉर्ड आगा एंड सन्स का ट्रायल बैलेंस। ये कह रहा है कि नीचे जो है क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूँ मैं कि आगा सन्स का नीचे जो है लेजर अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए, और आपको कह रहा है कि ये ट्रायल बैलेंस बनाइए इसकी इन की बैलेंस के मदद से। ठीक है, तो हमने ये तमाम जो है ना एसेट वगैरह जो है ना यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे जो है हमने पहला आया कि लैंड एंड बिल्डिंग, फिर अकाउंट रिसीवेबल आया, फिर कैश आया, ये जो है आपके पास ये आ गया एसेट। ठीक है, ये आपके पास आ गया एसेट आ गया। ये जो है ये कंट्रा एसेट है। ठीक है, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है कंट्रा एसेट है और ये एसेट के नीचे आता है। उसके बाद ये आपके पास लायबिलिटी आ गई, ये लायबिलिटी आ गई, ये कैपिटल का हिस्सा आ गया। यहां से जो है इन्होंने इसको दिया रेवेन्यू,
और ये तमाम हिस्सा जो है आपका एक्सपेंस। पिछले सवाल के अंदर जो है सिर्फ ये ऊपर के 3 जो है हिस्से थे, ठीक है। लेकिन अब इस समय जाहिर है ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में तो सारी चीज़ें आएंगी, रेवेन्यू भी आएगा, एक्सपेंस भी आएंगे, और आपके तीनों एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल तो आना ही आना है, क्योंकि वो आपका इसका हिस्सा होते हैं बैलेंस शीट का, राइट। अब हम फिगर जो है ना पुट करते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। अच्छा जी, इसमें कैश जो है क्या है जनाब, लैंड एंड बिल्डिंग या 1,15,000 रुपये लैंड बिल्डिंग। ओहो, एक मिनट, लैंड एंड बिल्डिंग 1,15,000 रुपये। लैंड बिल्डिंग एसेट होती है, और एसेट जो है ना डेबिट बैलेंस होता है। अकाउंट रिसीवेबल 28,275 रुपये, 275 रुपये अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, और एसेट जो है ना हमेशा डेबिट साइड पे होता है। कैश इन हैंड 4,125 रुपये, कैश इन हैंड एसेट होता है, उसका एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। फिर आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,400। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है मेरा ज़रूर जो है जो लेक्चर है अकाउंटिंग टर्म्स का उसमें तलाश कीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और वाई यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हैव यानी कि हैज़ जो भी है क्रेडिट बैलेंस जो है ना वो ज़रूर देखें और उसको समझें, क्योंकि टर्म्स जब तक आपकी समझ में नहीं आएंगी तो हमेशा में या कोई भी टीचर जो है टर्म्स को डिफाइन नहीं करेगा। वहाँ से सीखें, और यहाँ जो बता रहा हूँ तो दोनों को मैच कर लें, ठीक है, अपनी नॉलेज में इजाफा करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कंट्रा एसेट होता है। कंट्रा का मतलब ये होता है कि जो किसी भी एसेट की वैल्यू को कम करता है और या किसी भी लायबिलिटी को कम करता है, ठीक है। लायबिलिटी से मुराद ये होती है कि कैपिटल में कंट्रा आता है ड्राइंग, और एसेट के अंदर जो है कंट्रा सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स का ही होता है, और करंट एसेट का जो है ना सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल में आता है, वो होता है अलाउंस फॉर बैड डेट, ठीक है। ये कंट्रा अकाउंट है, बाद में हम इसको पढ़ेंगे जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, सही है। इस चैप्टर के बाद हम इंशाल्लाह एडजस्टमेंट जो है ना स्टार्ट करेंगे, और वो काफ़ी लंबा जो है वो है आइटम है, और वो समझ लीजिए कि अकाउंटिंग की जो है आप यू कैन से कि अच्छे जो है ना वो क्या है, रीढ़ की हड्डी है। एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉपर आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये कंट्रा है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा कंट्रा होती है, बस ये जहन में रखिएगा। क्यों, जाके लेक्चर देखिए। 12,400 रुपये, 12,400 रुपये ये क्रेडिट हो गया। नोट्स पेबल तो जाहिर है लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। 50,000 नहीं, 50,000 नहीं है, वो तो अकाउंट्स पेबल है। नोट्स पेबल नहीं, नोट्स पेबल भी 50,000 ही है, ठीक है। ये 50,000 रुपये से नोट्स पेबल आपके पास ये आ गया। और एक तो पता नहीं क्या बेचता रहता है जो है जोरों से आवाज़ें निकालते रहता है यार बैठे हुए। अच्छा, अकाउंट्स पेबल जो है बिल्कुल तुम लोगों को माहौल लगेगा कि घर में बैठे हुए हो जो है ना पढ़ रहे हो, और मैं सामने खड़ा हुआ हूँ जो है ना तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो जब तुम जो होता है ना वो क्या होता है कानों में लगाते हैं यार, तो वो लगा के सुनोगे तो इसी वजह से जो है मैक्सिमम जो है ना मैंने इसकी आवाज़ जो है रखी हुई है, और मैक्सिमम मैं चीख के बात कर रहा हूँ कि जो है आपको कानों में ना लगाना पड़े, सही है। अच्छा जी, वो पता नहीं क्या कहते हैं कानों में जो लगाने का होता है। अच्छा जी, ये हो गया। और अकाउंट्स पेबल आपने नहीं अकाउंट्स पेबल नहीं है,
यार ये बड़ा मुश्किल यह है ना। 8,100, 8,100 अकाउंट्स पेबल आ गया। कैपिटल आपका 64,100, कैपिटल 64,100। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है आपका, कंट्रा है। ड्राइंग इज द कंट्रा अकाउंट ऑफ द कैपिटल। 12,000 रुपये, 12,000 रुपये डेबिट। और उसके बाद ये जो मैं ज़ीरो मिला के लिख रहा हूँ, मैं फिर जो है ना आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी नहीं लिखना है ज़ीरो मिला के। ठीक है, जब आप एक एज पे पहुँच जाए, जो प्रैक्टिस हो जाए आप, तो फिर जो है ना, वरना तो जो है ये बहुत आपके लिए जो मार्किंग होगी आपके पेपर की, तो ये निगेटिव मार्किंग होती है, समझिए ना, कि आपने इस तरह से यूँ लिखा हुआ है। आपकी ज़ीरो बिल्कुल साफ और अलग अलग होने चाहिए, ये फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। अच्छा जी, हम लोग तो लिख सकते हैं ना, हम तो बड़े हैं ना। अच्छा जी, 12,000 रुपये। और कंसल्टिंग फ़ी, यस, 78,500, 78,500 कंसल्टिंग फ़ी हो गई। और डेप्रिसिएशन, खाली डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, इसका मतलब हमेशा ये होगा कि ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा जो है डेबिट होता है। इसके लिए अकाउंटिंग टर्म्स का आप लेक्चर देखें। ठीक है, 1,700 रुपये, 1,700 रुपये जाहिर है एक्सपेंस है, तो हमेशा डेबिट होता है एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस आपकी, सैलरीज एक्सपेंस कहाँ है? 38,100, 38,100 सैलरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपका उसका नेचर डेबिट होता है, आपने टाइल बैलेंस शीट डेबिट साइड पे लिख लिया। यूटिलिटीज एक्सपेंस 1,300 रुपये, यूटिलिटी एक्सपेंस 1,300 रुपये। अजीब मुर्गा है, पता नहीं कितने बजे, 2:30 बजे जो है ना वो अजानी दे रहा है। अच्छा जी, जो है अब ये हो गया। और इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 14 था। अच्छा, इंश्योरेंस 1,400। और उससे पहले यूटिलिटीज था, यूटिलिटीज 1,300 था, इंश्योरेंस 1,400 था। और कौन सा? एडवर्टीजमेंट 11,200, लकीर ऊपर खींच दी मैंने। ठीक है, ये क्या है? एडवर्टीजमेंट 11,200। ठीक है, यहाँ आनी चाहिए 11,200। अब यही फिगर हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट बैलेंस शीट के अंदर। और फिर क्या होगा बैलेंस शीट के अंदर, ये अभी बताते हैं आपको। आओ मेरे नाल। लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच? 1,15,000 रुपये, यहाँ से भी ले सकते हैं आप, 1,15,000। ठीक है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कहाँ गया? ये रहा 12,400, एक्यूमुलेटेड 12,400, ये लेस है। मैं अभी, ये इनर कॉलम होता है, ये आउटर कॉलम होता है। इनर और आउटर कॉलम में फिगर में नहीं लिख रहा, लेकिन अमूमन जो है जहाँ पे डेप्रिसिएशन का लफ्ज़ आता है तो फिर हम इनर कॉलम को जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह से हम लकीर, ओहो, ये हम इस तरह से जो है एक इनर कॉलम बनाते हैं। ठीक है, इनर कॉलम के अंदर जो है हम लिखते हैं उन एसेट्स की वैल्यू को, या उन चीज़ों की वैल्यू को जिसके बैलेंस में प्लस माइनस हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये 12,400, ठीक है, ये आपने कर दिया। आप इसको यहाँ पे भी इक्वल करके लिख सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका ये होता है कि आप इनर कॉलम का जो है ना इस्तेमाल करना सीखें। बैलेंस शीट के अंदर इनर कॉलम जो है ना प्लस माइनस होने के लिए, फिगर्स में अगर कोई प्लस माइनस हो रहा है तो वो इनर कॉलम में लिख के हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, राइट। तो इस आउटर कॉलम में हम प्लस माइनस नहीं करते, तो ये मैंने इस वजह से यहाँ पे मिटा दिया।
ये तमाम चीज़ें आपने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं आपको। फिर इसी से जो है ना वो डेवलपमेंट होती है। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 28,275 हैं, 28,275 है। इसको भी मैं लिखता हूँ माइनस करके। कैश इन हैंड 4,125 है, 125 है। नोट्स पेबल 50,000 है, यहाँ पे आपने लिख दिया 50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स पेबल है, नहीं, अकाउंट्स पेबल 50,000 है और नोट्स पेबल 8,000, एक सही तो लिखा था यार, पक बोल बता तो दिया करो। और अकाउंट्स पेबल है 8,100, ठीक है। लाइबिलिटी इधर आ गई। अब यहाँ पे कैपिटल है आपका आगा का कितना है, आगा का कैपिटल है 64,100। हमने यहाँ पे लिखा 64,100, जो हम लिखते चले आ रहे हैं अभी तक। 64,100 हमने आगा का लिखा। अब ये जो ड्राइंग है, दिस ड्राइंग जो है ये आगा की 12,000 है, ठीक है। ये ड्राइंग जो है हमने पढ़ा है कि ये कैपिटल में से माइनस होती है, तो हमने कैपिटल में से 12,000 में से 64,000 में से 12,000 माइनस कर दी, ठीक है। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट के अंदर आउटर कॉलम में हम कोई चीज़ माइनस नहीं करते, सही है, सिर्फ वैल्यू को प्लस करते हैं हम, बाकी जो इंडिविजुअल वैल्यू को हम नहीं छेड़ते हैं। तो इस वजह से ये मैं तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये बैलेंस यहाँ पे आएगा। लेकिन सही तरह का यह है कि हम इसका इनर हम एक कॉलम बनाएं, ठीक है। ये इनर कॉलम कहलाता है। कैपिटल आगा का 64,000 रुपये हम लिखें यहाँ पे और 12,000 रुपये हम यहाँ पे लिख के माइनस कर दें, राइट, और फिगर यहाँ पे आ जाएगी। आउटर कॉलम में जो है सिर्फ आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है, जो प्लस माइनस होके आप लिखते हैं। ये आपने ये यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, ये लेस है ना, तो लेस के लिए आप ये निशान डाल देते हैं, अमूमन जो है ना ये निशान डालते हैं। अब एक प्रॉब्लम आपके पास आएगी, ठीक है। ये मैंने बैलेंसेस लिख ली हैं। बैलेंस शीट क्या टैली हो सकती है? बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकती। क्यों? कि ये जो आइटम्स हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के, ये कहाँ लिखूंगा, ये तो कहीं आया ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं इसको प्लस करता हूं और फिर मैं इसको पॉज करके प्लस करता हूं। ओके जी, अब हमने यहाँ पे इसको प्लस कर लिया ट्रायल बैलेंस के टोटल को, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के टोटल को यहाँ पे आ जाता हूँ ताकि कुछ नज़र भी तो आऊँ यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लोग देख नहीं रहे मुझको। अच्छा जी, ये जो है ट्रायल बैलेंस का मैंने डेबिट का जो है ना 1,15, 28, 275, 4, 125, 12,000, 1,700, 38,100, 1,300, 1,400 और 11,200, इन तमाम डेबिट की वैल्यू को प्लस किया तो 2,13,100 मेरे पास फिगर आई। और क्रेडिट साइड को मैंने प्लस किया 12,450, 8,100, 64,100 और 78,500, इनको प्लस किया मैंने तो 2,13,100, यानी कि ट्रायल बैलेंस मेरा टैली है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इस ट्रायल बैलेंस से इस सवाल के अंदर नहीं है, रिमेंबर ट्रायल उन्होंने कहा सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाइए, लेकिन बताने के लिए कि ये वाले अकाउंट तो है नहीं, मैं क्या करूं अब, ठीक है। मैंने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट क्या टैली होगी? सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी को अगर मैं ट्रायल बैलेंस से उठाऊं, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है और इससे मैंने जो है बैलेंस शीट बनाई, तो मैंने लैंड लिखा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया 12,400। यहाँ पे चूंकि एक ही आइटम है लैंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, सही है, तो आई एज्यूम के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ बिल्डिंग का है, हालांकि लिखा नहीं है, रिमेंबर, सही है। तो ये आपकी प्रैक्टिस होती है कि आप उसको वैल्यू को किस तरह से कोरिलेट करते हैं, सही है। अभी मैं इधर आऊं, हाँ या अब मैं इधर आऊं,
ठीक है, आपने कोरिलेशन की कि ये लैंड और बिल्डिंग ये कम्युनिटी डेप्रिसिएशन है, डेफिनेटली ये लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सर्टन चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से लैंड की वैल्यू कम होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ बिल्डिंग पे लगता है, लैंड पे नहीं लगता है, सही है। तो अब मिसाल के तौर पर फ्लड आया, वहाँ पे पानी जमा हो गया, सही है। लैंड की वैल्यू ज़ीरो हो गई क्योंकि पानी तो निकल नहीं सकता, नशेब नहीं है ना, नशेब होता तो पानी निकल जाता, पानी स्टैटिक है, खड़ा हुआ है, 4 फीट से 8 फीट तक जो है ना पानी खड़ा हुआ है, तो लैंड की वैल्यू तो ख़त्म हो गई। तकरीबन 2 साल जो है ना उस लैंड पे कोई हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, लैंड की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो तो नहीं लेकिन नियरली जो है ना 50% या 75% जो है ना ख़त्म हो गई, कोई काम नहीं हो सकता उसके ऊपर। तो इन चीज़ों के अंदर, या आपने नाम सुना होगा सेमोथोर आ जाती है ज़मीन के अंदर, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं। सेम होती है कि पानी ज़ेरे ज़मीन जो पानी होता है वो इतना ऊपर आ जाता है कि वो जहाँ पे कोई जो है हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, और ज़्यादातर जो है सेम जो होता है वो आप यानी कि आता है उन इलाकों में जहाँ पे चावल की कास्ट होती है, क्योंकि चावल जब होते हैं तो वहाँ पे पानी जो है ना वो खड़ा होता है, आई डोंट नो कितना खड़ा होता है, लेकिन सुना है कि 1 से 2 फीट जो है ना पानी खड़ा हुआ होता है, उसमें चावल की जो है ना वो होती है। और भी कुछ जो है ना आपके एग्रीकल्चर आइटम है जहाँ पे पानी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना, तो इसकी वजह से जो है ना पानी का लेवल जो है ज़मीन का ऊपर आ जाता है और पानी सेम ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। थोर क्या होती है कि जब वो पानी खुश्क होता है, ठीक है, आप जब वो लैंड ड्राई करती है तो फिर क्या होता है कि जो ज़मीन का नमक होता है वो सतह पे आ जाता है। जब ज़मीन का नमक सतह पे आ गया तो आप कोई चीज़ कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो सेमोथोर की वजह से या कोई और डिजास्टर्स की वजह से आपकी लैंड की वैल्यू में कमी हो सकती है, अदरवाइज लैंड की वैल्यू कम नहीं होती है। ये तो आप भी देख रहे होंगे शहरी इलाकों की जो है, राइट। से बिल्डिंग की वैल्यू जो है कमी होती है, तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग का में यहाँ से माइनस किया, 1,02,000 आया। अकाउंट रिसीवेबल हमने यहाँ पे लिख दिया, ट्रायल बैलेंस से उठा के 28,275, और कैश इन हैंड 4,175, 4,125 जो है ना ट्रायल बैलेंस से उठा के हमने यहाँ पे ऐसे साइड पे लिख दिया। अब लाइबिलिटी साइड पे गए, वहाँ पे नोट्स पेबल था 50,000 रुपये, ट्रायल बैलेंस से उठा के यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद अकाउंट्स पेबल था 8,100 रुपये, ट्रायल बैलेंस से उठा के यहाँ पे लिख दिया बैलेंस शीट के अंदर, और दोनों का ऐड किया तो 58,100 आया। उसके बाद आया रह गया हमारे पास कैपिटल जो है आगा का हमने 64,100 लिखा, इनर कॉलम में लिखा क्योंकि फिगर में माइनस हो रही है ड्राइंग, सही है। तो 64,100 कैपिटल में से 12,000 ड्राइंग माइनस किया तो कैपिटल आ गया 12,100। अब जब हम डेबिट साइड का हमने टोटल किया तो 1,85,000 आया, और जब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 1,10,200 आया। मतलब टैली नहीं हुआ। टैली क्यों नहीं हुआ कि ये जो अकाउंट थे ये यहाँ से, यानी कि रेवेन्यू से जो फीस अर्न की है, रेवेन्यू से एक्सपेंस तक के अकाउंट तो हमने लिए ही नहीं। जब वो लिए नहीं तो बैलेंस शीट टैली होगी? नहीं होगी, सही है। तो बैलेंस इस किस्म की बैलेंस शीट को टैली करने के लिए मुझे जब तक मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर जो रेवेन्यू होगा और जो एक्सपेंस होगा उसको अकाउंट फॉर नहीं करूँगा, ठीक है। अकाउंट फॉर से मुराद ये है कि जब तक मैं उसमें से प्रॉफिट नहीं निकालूंगा कि कितनी वैल्यू, कितनी इनकम हुई, इनकम में से मैंने कितना मेरे एक्सपेंस हुए, तो जाहिर है प्रॉफिट होगा। लॉस भी हो सकता है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हुए और रेवेन्यू कम हुआ तो लॉस हो जाएगा, और अगर इनकम ज़्यादा हुई और एक्सपेंस कम हुए तो रेवेन्यू हो जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो मैं यहाँ पे जो है ना उसको लिखूंगा, मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं यार मैं चाय पी लूँ, मेरी चाय जो है ना ठंडी हो रही है।
जी मैं इसको रिज्यूम करता हूँ मैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि ये बैलेंस शीट जो है टैली नहीं हो रही है, और कैसे टैली होगी, हो ही नहीं सकती टैली, ठीक है ना। बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकती भाई, क्यों नहीं हो सकती? वो इस वजह से कि आपने ये जो ये जो है 1 2 3 4 5 6 छः अकाउंट, यानी एक रेवेन्यू का और 5 एक्सपेंस के अकाउंट तो आपने लिखे ही नहीं, अकाउंट फॉरवर्ड नहीं किया। इसको कहाँ में लिखूंगा? ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं इसके लिए, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सही है, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाना ज़रा आसान होती है, तो इस वजह से जो है इनकम स्टेटमेंट जो है ना बनाई जाती है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में आप यहाँ से, यानी कि बैलेंस शीट आइटम को छोड़कर जो रेवेन्यू आइटम होते हैं और जो एक्सपेंस आइटम होते हैं वो आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो लिखते हैं ऊपर, रेवेन्यू लिखते हैं आउटर कॉलम में, जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया आपने, ठीक है, रेवेन्यू। और उस रेवेन्यू में से जितने एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में होते हैं वो आप लेस एक्सपेंसेस करके नीचे आप लिखते जाते हैं, ठीक है, जैसे ट्रायल बैलेंस में लिखा है। और इनके बैलेंसेस जो है आप इनर कॉलम में लिखते हैं, लाइक दिस, डेबिट कॉलम में लिख लिया। और इसका टोटल आप एक्सपेंसेस का टोटल जो है रेवेन्यू के टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो आपके पास रेवेन्यू की फिगर आ जाती है, ओ सॉरी प्रॉफिट की फिगर आ जाती है कि आपको कितनी इनकम हुई है और कितना लॉस हुआ है। अगर रेवेन्यू कम होगा, एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो लॉस हो जाएगा, अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होंगे तो इनकम होगी। अब ये जो इनकम होती है, ये जो इनकम आई 24,800, ये इनकम जो है इनकम ऑफ द जून ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये जो इनकम थी, ये वाली इनकम, इस इनकम को आपको कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, सही है। क्योंकि ये इनकम ये कहाँ जाएगी, ये किसकी है भाई, ये प्रोप्राइटर की है ना। तो जो भी इनकम होगी, जो भी लॉस होगा, वो कैपिटल में जाएगा, प्रोप्राइटर के अकाउंट को हम एडजस्ट करेंगे। तो यहां पे हम जो है ऐड करते हैं, ऐड इनकम, ठीक है। इनकम लिखे हमने, कितनी है हमारी इनकम, 24,800 है, हमने ऐड किया 24,800। अब इसको हमने टोटल किया तो ये टोटल हो गया, कितना हो गया जनाब, ये 800, ये 900 हो गया, ये 800 और 100, ये 900 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। अब जो कैपिटल आया ये मोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि ये कैपिटल एक्यूरेट इस वजह से नहीं था कि इसमें हमने इनकम तो थी नहीं, इनकम फॉर फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड इस वजह से कि पीरियड कोई भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, और 12 महीने का भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर द पीरियड 24,100। अब जो है इस इनर कॉलम में से ये जो डैश है ये खत्म हो जाएगा, राइट, ये टोटल खत्म हो गया, और आपके पास 64,000 में से 12,000 आपने माइनस किए ड्राइंग, और इनकम आपने कैलकुलेट की यहाँ से, सही है, इनकम स्टेटमेंट से इनकम आपने कैलकुलेट की, और इस इनकम को आप बैलेंस शीट में लेके गए, कैपिटल के अंदर ऐड किया, क्योंकि ये इनकम आपकी नहीं है, ये इनकम सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटर की है, सही है। जब आपने इनकम ऐड की तो आपके पास 76,900 आया। 76,900 में जब आपने ये ऐड किया तो ये 1,35,000, 1,35 ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये टोटल हो गया आपके पास, ये टोटल रुपीस। नाउ यू कैन सी कि बैलेंस शीट की एसेट बराबर हो गया कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, मीन्स एसेट बराबर हो गया लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू हो गई, और
हमने शुरू पहले जो लेक्चर बनाए थे, हम ये कहते थे ये जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल में जो ये खाली जो ये कैपिटल है, इसमें हम रेवेन्यू माइनस करते हैं एक्सपेंस। रिमेंबर, अगर शुरू के आप लेक्चर देखोगे जो चैप्टर 1 के लेक्चर हैं जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया है, उसके अंदर हमने ये लिखा था कि ये एक्सटेंडेड जो है ना अकाउंटिंग वो इक्वेशन है। वैसे तो ये है एसेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, लेकिन रेवेन्यू भी हो रहा है, एक्सपेंस भी हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो इधर जा रहा है। इस कैपिटल के अंदर जितना भी हम वहाँ पे देखते थे, जो भी हमारे पास रेवेन्यू होता था और जो भी हमारे पास एक्सपेंस होता था, वो डायरेक्ट कैपिटल में प्लस करते थे और डायरेक्ट कैपिटल से माइनस करते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे रखते हुए हमने रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जितना हमारे पास, ठीक है, जितना हमारे पास आया प्लस इनकम, हमने ये जो इनकम थी हमने कैपिटल के अंदर ऐड कर दी, तो हमारी इक्वेशन जो है टैली हो गई। अदरवाइज हमारी इक्वेशन टैली नहीं थी। क्यों नहीं टैली हो रही थी? क्योंकि ना हमने रेवेन्यू ऐड किया था कैपिटल में, ना हमने एक्सपेंस माइनस किए थे कैपिटल में से। हमने पहले जो है रेवेन्यू में से एक्सपेंस निकाले, माइनस किए, तो हमारे पास इनकम आ गई। इस इनकम को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, तो हमारा इक्वेशन टैली हो गई। सही है, ये मैं ये इसका हिस्सा नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ये इट्स ओनली समझाने के लिए लिखा मैंने, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये इससे ताल्लुक़ है। लेकिन मैं ये इस वजह से मिटा नहीं रहा कि जब भी आप देखें या करें या मुझे सुने तो ये समझ में आ जाए कि ये मैंने क्या था। और यहाँ पे इसको कैपिटल, इसको यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। हाँ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि ये चीज़ थी आपकी, एसेट बराबर थे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और फिर हमने एक्सटेंडेड कहा था कि प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, प्लस रेवेन्यू और माइनस एक्सपेंस। तो रेवेन्यू में से जब माइनस एक्सपेंस निकलते हैं तो ये क्या आती है आपके पास? ये आती है इनकम और लॉस, और वही इनकम और लॉस आपने कैपिटल के अंदर ऐड कर दी। ठीक है, ये मैं आपको मेरे ख्याल में यहाँ पे इसको यहाँ से मैं रबी कर देता हूँ ताकि जो है बच्चों को जो है फिर प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्योंकि वो नीचे मैंने लिख दी है, इसी वजह से मैंने नीचे लिख दी कि ठीक है ये चीज़। तो जब तक आपकी इसको मैं यस ये तीर का निशान में बना देता हूँ, ये सही है कि ये चीज़, और ये आपके इतना लंबा तो नहीं बना सकता मैं, तो ये आपके पास आ गई रेवेन्यू में से। तो उसके बाद आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, अदरवाइज कभी टैली नहीं होगी, आप घूमते फिरोगे। होप कि ये समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है ना? तो सही है, सब नज़र आ रहा है, ओके। और अब हम जो है लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया, तो अब हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई, सब्सक्राइब कर देना, एंड टेल योर फ्रेंड्स एंड स्पेशली बच्चियों को कि कम एंड ज्वाइन दिस आपका
कि जो है ना इसको पढ़ें, इससे सीखें। ठीक है, इट्स फ्री फॉर ऑल। ठीक है, चलो, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।